हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक फाउंडेशन पर। तो दोस्तों, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला यहाँ तक का टॉपिक किया था और उसके बाद यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसको एक नज़र डाल लेते हैं। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक हमारा है, सबसे पहले तो हम लोग फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में जानेंगे और एम्पेरिकल फार्मूला, हाउ टू राइट ए एम्पेरिकल फार्मूला, वो कैलकुलेट करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, ये तीनों ही टॉपिक आपके आने वाले टॉपिक में इसी चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट है, उसके लिए कंपलसरी है। अगर इन तीनों टॉपिक का आपके पास अच्छे से नॉलेज है तो आपको मोल कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं और आपको मोल कॉन्सेप्ट का नॉलेज नहीं है तो फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर मोल कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से सीखना है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक के साथ आप क्वेश्चन भी रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल फार्मूला तक लिखना सीख लिया था, तो उसके आगे टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले कि टॉपिक कंटिन्यू करें, जो पिछले लेक्चर में सीखे थे उसी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक फार्मूला है अमोनियम फॉस्फेट, ये एक कंपाउंड है, इसका हम लोग को फार्मूला लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो जो मैंने पिछला कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर उसके बेसिस पर लिखा जाए तो अमोनियम के लिए टर्म यूज करेंगे, रेडिकल है ये NH4। फॉस्फेट के लिए यूज करेंगे PO4। इसके बाद चार्ज लिखते हैं हम लोग, तो अमोनियम रेडिकल का चार्ज +1 हो जाएगा, फॉस्फेट का -3 हो जाएगा। क्रॉस करके लिखेंगे तो ये एक फार्मूला बन जाएगा NH4 PO4। तो ये जो फार्मूला हुआ NH4 PO4, ये अमोनियम फॉस्फेट का फार्मूला हुआ। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीख लिया था। अब टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे ये अमोनियम फॉस्फेट है तो इसका मास क्या होगा? ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट का मास कितना होगा? या अगर ये एक फार्मूला है तो इसका फार्मूला मास क्या होगा? इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहीं से हम लोग सीखते हैं। तो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला मास, जो भी टर्म आप यूज करिए एक ही बात है लगभग। अब आप बोलोगे कि बुक में तो अलग अलग दिया हुआ रहता है, तो एक कन्फ्यूजन है आपका, वो दूर कर दें, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, मॉलिक्यूलर मास टर्म यूज होता है जनरली कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। कोवैलेंट कंपाउंड मतलब जिसका कंपोजिशन नॉन मेटालिक हो, उसमें मेटल नहीं हो। जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सारे के सारे नॉन मेटल हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। लेकिन अगर ये हम लोग इस तरह से कंपाउंड लिखते हैं NaCl, तो ये एक फार्मूला है, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का कंपोजिशन है। तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं फार्मूला और इसके लिए टर्म यूज करते हैं मॉलिक्यूलर। इसको भी फार्मूला मास बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको भी अगर हम लोग चाहें तो मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं, कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समझने के लिए आप ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कि मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है 1 मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल मीन्स कोवैलेंट कंपाउंड, मतलब नॉन मेटालिक कंपोजिशन वाला। और फार्मूला मास मतलब 1 यूनिट फार्मूले का जो मास होता है, मतलब द नंबर ऑफ द एवरेज एटॉमिक मास प्रेजेंट इन द एटम्स इन अ केमिकल फार्मूला इज कॉल्ड फार्मूला मास। जबकि मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है कि द एवरेज मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट इज टर्म्ड एज मॉलिक्यूलर मास। उसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो लगभग एक ही चीज़ है, कोई विशेष दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो देखिए, अब कैसे निकालेंगे, मेन मुद्दा वो है कि कैसे कैलकुलेट हम लोग करेंगे। तो देखिए, ये जैसे फार्मूला है, इसका हमको मास निकालना है NH4 PO4 का। तो इसको निकालने से पहले एक आसान सा फार्मूला का मास हम आपको निकाल के बताते हैं। जैसे H2O है, इसका मास कैसे निकालेंगे? देखिए, एक चीज़ और, फार्मूला मास को निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए पहले तो आपको मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि एटलीस्ट 30 तक एटॉमिक नंबर याद कीजिए, और एटॉमिक नंबर के साथ साथ उनका मास भी याद कीजिए।
और एग्जैक्ट मास नहीं भी याद हो तो राउंड ऑफ कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हाइड्रोजन का एग्जैक्ट मास 1.008 होता है, लेकिन इसका एवरेज मास राउंड ऑफ करके लिखें तो 1 लिख सकते हैं। और ऐसा ऐसा 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो मास हो जाएगा इसका 16, तो टोटल मास हो जाएगा इसका 18 यूनिट। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड दैट मीन्स वाटर का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 18 यूनिट होता है। अब ये यूनिट क्या है, तो देखो मास जब हम लोग लिखेंगे तो कुछ तो टर्म में लिखेंगे ना, मास का तो यूनिट किलोग्राम होता है, लेकिन एक मॉलिक्यूल के वजन को किलोग्राम में नाप पाना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर आपको लेंथ को नापना है तो उसके लिए मीटर टर्म का यूज करते हैं, लेकिन अब बताइए किसी पेज के थिकनेस को अगर बोल दे कि बताओ तो ये पेज कितना मीटर थिक है, क्या ये अप्रोप्रिएट यूनिट हुआ इसके लिए? नहीं है। मान लीजिए डिस्टेंस नापने का एक यूनिट लाइट ईयर भी होता है, मतलब लाइट 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। अगर हम आपको बोले कि बताओ तो तुम्हारे इस एक रूम से तुम्हारे दूसरे रूम का डिस्टेंस कितना लाइट ईयर है, डिस्टेंस नापने का यूनिट है लाइट ईयर, लेकिन क्या इतने छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर टर्म का यूज करेंगे? तो आंसर है नहीं, नहीं करेंगे, अप्रोप्रिएट नहीं है। उसी तरह से मास निकालने का यूनिट होता है किलोग्राम, ग्राम में लिख सकते हैं, लेकिन ये वजन इतना कम है कि इसको किलोग्राम वगैरह में, ग्राम वगैरह में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं, तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं यही यूनिट। पूरा नाम है इसका AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। इसी के टर्म में हम लोग इसके मास को लिखते हैं। अगर इसको हम लोग ग्राम में निकालना चाहें या 1 AMU का वैल्यू क्या होगा जानना चाहें तो कैसे जानेंगे? देखिए 1 AMU का मतलब होता है when 1 gram of mass is divided into 1 mole parts, 1 mole means 6.022 into 10 to the power 23 parts, तो then 1 part of it that will be 1.6 into 10 to the power minus 24 gram is called 1 AMU। मतलब जब 1 ग्राम मास को 1 मोल हिस्से में बांट देंगे, ये वैल्यू एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, आगे मोल कॉन्सेप्ट में सीखेंगे इसको। 1 मोल हिस्से में बांट देते हैं तो इसका जो एक हिस्सा होता है उसी को 1 AMU बोलते हैं। When 1 gram of mass is divided into 1 mole parts, then 1 part of it is called 1 AMU. It is the least possible mass। तो अगर ये वजन हम लोग को AMU में निकला है, इसको ग्राम में निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ग्राम में आ जाएगा। किलोग्राम में निकालना चाहें तो ग्राम से मल्टीप्लाई करने के बाद 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलोग्राम में भी आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमको बस AMU या यूनिट मास में ही निकालना है। एक और देखें, जैसे NaCl ही था फार्मूला, इसका हमको फार्मूला मास निकालना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे NaCl का? तो देखिए सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मास होगा 23, मास लिखेंगे हम लोग, प्लस क्लोरीन इसका मास होता है 35.5, दोनों को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा? तो 58.5 यूनिट मास। इसी को हम लोग NaCl का फार्मूला वेट बोलेंगे या फार्मूला मास बोलेंगे हम लोग। इस तरह से हम लोग फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है अमोनियम फॉस्फेट, इसका फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ये ब्रैकेट में है तो हम लोग भी सॉल्व उसी तरह से करेंगे। यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए। नाइट्रोजन का वेट होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, ऐसा ऐसा 4 हाइड्रोजन है, इंटू 4 कर देंगे, होल इंटू 3 है तो होल इंटू 3 कर देंगे, प्लस फॉस्फोरस 31 प्लस ऑक्सीजन 16 और ऐसा ऐसा 4 ऑक्सीजन इंटू 4 कर देंगे। कितना हो जाएगा ये? 14 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 31 प्लस 64 ऐड कर दीजिए तो 18 इंटू 3 प्लस 31 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 54 प्लस 31 प्लस 64, टोटल को ऐड करेंगे 8 9 149 यूनिट। तो अमोनियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 149 यूनिट, या फिर इसको AMU भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम लोग फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे हम लोग लिख दें फार्मूला CuSO4.5H2O। डॉट में H2O का मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। पिछले लेक्चर में मैंने इसको पढ़ाया था।
आगे फिर से हम लोग पढ़ेंगे ही। देखिए इसका मास कैसे निकालेंगे सो, तो कॉपर 29 एटॉमिक नंबर है, 63 इसका वेट होता है, तो 63 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 प्लस, अब ये डॉट है तो हम लोग प्लस दे देंगे, और ये H2O जो है ये 5 टाइम्स है, तो हम लोग यहाँ 5 लिख करके H2O का मास लिख लेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 16। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो 63 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 18 5 जा 90, एक साथ लिख देते हैं इसको, और सबको ऐड कर दीजिए, 120 और 90 कितना हो जाएगा, 60 60 120 और 30 150 और 90, यानी कि 240 और 44 46 और 3 49, तो 249 यूनिट होगा। कैलकुलेट करके आप लोग भी देख लीजिएगा क्या आएगा, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे कुछ हो जाए, तो यही वैल्यू आएगा आपका। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा इस फार्मूला के लिए वो फार्मूला मास होगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। याद कीजिए अभी मैंने बताया कि अगर कंपोजिशन मेटल और नॉन मेटल दोनों का हो तो उस लिए फार्मूला मास टर्म यूज करेंगे, और अगर केवल नॉन मेटालिक कंपोजिशन है तो उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट मास का टर्म का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास को कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़े आपसे एक क्वेश्चन हम करें कि ये फार्मूला है H2O, और अगर हम आपसे पूछे कि बताइए तो वाटर में कितना % हाइड्रोजन होता है और कितना % ऑक्सीजन होता है, कैसे बताएंगे? या ग्लूकोज है C6H12O6, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ तो बाबू ग्लूकोज में कितना % कार्बन, कितना % हाइड्रोजन, कितना % ऑक्सीजन होता है, कैसे कैलकुलेट करोगे? या थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए कि 5 kg ग्लूकोज में कितना कार्बन होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इन सब को सीखने के लिए एक टर्म का यूज होगा, दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है परसेंटेज कंपोजिशन। इसके मदद से हम लोग सीखेंगे कि कोई सर्टेन कंपाउंड में कोई सर्टेन एलिमेंट कितने % में प्रेजेंट होता है, क्या अमाउंट है उसका। तो आइए हमारा परसेंटेज कंपोजिशन देखिए कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक फार्मूला है यही H2O, सबसे आसान से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि H2O में कितना % हाइड्रोजन, कितना % ऑक्सीजन होता है, कैलकुलेट करिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले इसके लिए हमको फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा इसका। तो हाइड्रोजन का मास 1 इंटू 2 प्लस 16, दैट मीन्स ये हो गया 18 यूनिट, पहले सीख चुके हैं इसको। अगर आपको अब निकालना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, ये सब निकालना। परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे? प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP, कैपिटल प्राइस। तो उस तरह से यहाँ पर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, मीन्स मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 100 और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास, जो भी बोले हम लोग। तो देखिए मास ऑफ हाइड्रोजन इस कंपाउंड में कितना है, तो 1 इंटू 2 यानी 2 यूनिट इंटू 100 और डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो 18, काटिए 9 टाइम्स में, 9 से काटिए 11.1 टाइम में, यानी कि 11.1% हाइड्रोजन प्रेजेंट इन वाटर। अब इसी तरह से अगर आपको निकालना हो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है इस कंपाउंड में, तो देखिए ये बाइनरी कंपाउंड है। बाइनरी मीन्स 2 ही कंपोनेंट है इसका, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दोनों मिल के 100% होगा। एक ऑलरेडी 11.1 है तो दूसरा कितना होगा, तो 100 में से उसको माइनस कर देंगे, सिंपल निकल जाएगा। लेकिन अगर कैलकुलेट ही करना चाहें तो हम लोग इस फार्मूला को लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 100 और डिवाइडेड बाय यही मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेट करिए तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है इस कंपाउंड में, 16 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 18। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा, 88.9% आएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन का भी परसेंट निकाल सकते हैं। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था ये। अब जैसे हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कैल्शियम कार्बोनेट में कितना % कैल्शियम होता है, कैसे कैलकुलेट करें? तो हम लोग फिर से कैल्शियम कार्बोनेट का पहले तो फार्मूला मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो मास हो जाएगा 40 प्लस कार्बन का 12
प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, सबको ऐड करेंगे तो 100 यूनिट मास आएगा। अब जैसे कैल्शियम का परसेंट निकालना है तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम इंटू 100 और डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास या टोटल मास, कुछ भी टर्म यूज करिए कोई दिक्कत नहीं, टोटल मास। तो कैल्शियम का मास हो गया 40 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय टोटल मास भी 100 ही है, कट गया तो आ गया ये 40% निकल गया। इस तरह से कार्बन का भी मास निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन का भी मास निकाल सकते हैं, किसी का भी मास निकाल सकते हैं ऐसे हम लोग करके। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कैसे निकालेंगे इसको। अब अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन रहे कि कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 2 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तब कैसे निकालेंगे? तो पहले तो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का परसेंट आएगा 12%। अब 2 kg का 12% निकाल दीजिए, 2 kg का 12% ऑफ 2 kg कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 12/100 कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 12/50 kg। मन है तो इसको ग्राम में बदल के भी निकाल सकते हैं। 2 kg मीन्स 2000 ग्राम बाय 12 इंटू 100 कट गया 240 ग्राम। 240 ग्राम यानी कि 2 kg कैल्शियम कार्बोनेट में 240 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होता है। इस तरह से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, इसी तरह से कैल्शियम निकाल सकते हैं, किसी का भी मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे में कोई दूसरा भी फार्मूला दिया रहेगा तो परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन को सीख गए। आप ध्यान दीजिए, अगर आपने वैलेंसी सीखा है, वैलेंसी कैलकुलेट करने आपको आता है तो आप फार्मूला लिख सकते हैं। अगर आप फार्मूला लिख सकते हैं तो फार्मूला से फार्मूला मास निकाल सकते हैं। फार्मूला मास लिखने आपको आ गया निकालने तो आप परसेंटेज कंपोजिशन बना सकते हैं। दैट मीन्स सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर एक नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, रिवर्स कीजिए, पहले उसको सीख लीजिए फिर आगे बढ़िए। अच्छा, अगर हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन सीख गए तो इसका क्या यूज होगा? इससे भी तो कुछ जुड़ा हुआ होगा। तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है एम्पेरिकल फार्मूला। अगर आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकालना सीख लिया तो आपको एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है एम्पेरिकल फार्मूला। तो आइए सीखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। पहले तो समझते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है। तो देखिए, एम्पेरिकल फार्मूले का मतलब होता है कि द सिंपलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। मतलब किसी भी कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स रहेंगे तो उनका जो सिंपलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर रेशियो होगा उसी को हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। ये निकलता कैसे है? तो जैसे केमिकल फार्मूला हम लोग बनाते हैं वैलेंसी को क्रॉस करके, तो एम्पेरिकल फार्मूला परसेंटेज दिया हुआ रहता है, उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और थोड़ा सा इसका तरीका अलग है, आपके सिलेबस में भी है और आपके सीनियर क्लास में भी 11th में भी इसको पढ़ना है। तो थोड़ा सा, और ICSE बोर्ड में तो खैर पढ़ना है ही, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन से इसको सिखाते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन है हमारा, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे बनाएंगे इसको? तो पहले तो आप डेटा लिख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इस कंपाउंड में आपको हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दैट इज 4.07%। दूसरा आपको दिया हुआ है कार्बन, कार्बन दिया हुआ है दैट इज 24.27%। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज क्लोरीन, क्लोरीन दैट इज 71.65%। इसके अलावा आपको मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, ये कितना है? 98.96 ग्राम। और आपको कैलकुलेट करना है इसका एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा और साथ ही साथ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। आइए कैलकुलेट करते हैं, सीखते हैं इसको हम लोग। तो देखिए, एम्पेरिकल फार्मूला थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है। कैसे?
तो पहले केमिकल फार्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं कि वैलेंसी दिया रहता है उसको क्रॉस करके बना लेते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला के लिए एलिमेंट सब जो है उनका परसेंटेज दिया रहता है, इसकी मदद से बनाते हैं। इसके लिए एक टेबल आपको बनाना होगा। क्या होगा टेबल कैसे? तो देखिए टेबल का बनाइए आप। टेबल में फील्ड दे दीजिए। सबसे पहले लिखिए आप यहाँ पर सिंबल, जो जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके सिंबल लिख लीजिए। उसके बाद उनका मोलर मास, उसके बाद उनका परसेंटेज जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट है उसके बाद आप लिखिएगा मोलर रेशियो। और ये कैसे निकलता है? तो मोलर रेशियो निकलता है परसेंटेज बाय मोलर मास से। परसेंटेज बाय मोलर मास से मोलर रेशियो निकलता है। और मोलर रेशियो के बाद एक होता है सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो, अब ये सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलेगा तो इसको सीखेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका सिंबल लिख लीजिए। कौन कौन सा है? तो हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। लिख लिए। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता 1.008 है, लेकिन राउंड ऑफ में लिखते हैं हम लोग। कार्बन 12, क्लोरीन 35.5। अब इनका परसेंट लिख लीजिए। तो 4.07% हाइड्रोजन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कार्बन जो है वो 24.27% है। क्लोरीन जो है वो 71.65% है। ये क्वेश्चन में गिवन है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, जो जो एलिमेंट दिए हुए हैं उन सब का अमाउंट कुल मिलाकर के चेक करिए। परसेंट में 100% होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बचा हुआ अमाउंट अपने आप से ऑक्सीजन एक सिंबल लिखिए और उसको लिख लीजिए। क्योंकि अगर 100% नहीं है तो मीन्स वो ऑक्सीडाइज हो गया है। ऑक्सीडाइज मीन्स उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। अगर ये सब मिला के 90% होता तो अपने मन से यहाँ ऑक्सीजन लिखते और 10% यहाँ ऑक्सीजन लिख के उसका वेट लिखते और फिर कैलकुलेट करते। समझ में आई बात? ऐसे जनरली आपको परसेंटेज में 100% रहेगा ही। अब मोलर रेशियो, ये कैसे निकालते हैं मोलर रेशियो को? तो देखिए यहाँ पर क्या बताया मैंने, परसेंटेज बाय मोलर मास करके निकालेंगे। तो परसेंटेज कितना है? 4.07/1। इसी तरह से इसके लिए 24.27/12, यहाँ 71.65/35.5। अब इसको डिवाइड करिए। तो आपको याद है हम लोगों ने मोलर मास को राउंड ऑफ लिखा है। एग्जैक्ट में तो 1.008 होता। तो यहाँ पर भी हम लोग काटने में भी राउंड ऑफ करेंगे, कोशिश करेंगे राउंड ऑफ काट सके। तो 1 से 4.07 4 टाइम्स में लगभग कट ही जाएगा। इसी तरह से 12 से 24 2 टाइम्स में कट जाएगा। 35.5 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। जब हम लोग यहाँ डेटा राउंड ऑफ लिखे हैं तो कैलकुलेशन भी राउंड ऑफ करेंगे। ठीक। अब है नेक्स्ट सिंपलेस्ट रेशियो। इसको कैसे निकालते हैं? तो देखिए मोलर रेशियो जिसका सबसे छोटा होगा उससे सारे मोलर रेशियो को डिवाइड करेंगे। तो मोलर रेशियो एक है 4, एक है 2, एक है 2। छोटा कौन है? तो 2 है। तो 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को भी 2 से और 2 को भी 2 से। ये 1, ये 1 और ये 2 आएगा। तो ये बन गया। अब हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? देखिए हाइड्रोजन हो गया 2, कार्बन 1 एंड क्लोरीन 1। तो इसको हम लोग लिखेंगे। अब ये फार्मूला देख के लग रहा है कि ये हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन में पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर हेलोजन का सिंबल लिखते हैं। तो आप यहाँ लिखिएगा पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर हेलोजन। और कौन कितना है? तो कार्बन 1 है, 1 एटम लिखें ना लिखें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ लिख लेंगे 2, और क्लोरीन भी 1 है तो 1 ही रहने देते हैं। तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। इसका जो डेटा दिया हुआ इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमारा कैलकुलेट हो गया। अब एक चीज़ और कैलकुलेट करने को बोल रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला को? तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है? n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, जहाँ n क्या है? तो एक तरह से मोल ही है। ये निकलता है मोलर मास बाय इम्पेरिकल फार्मूला मास, ऐसे करके। अब मोलर मास तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 98.96 डिवाइडेड बाय
इम्पेरिकल फार्मूला मास, फार्मूला मास मैंने आपको निकालने सिखाया है और यहाँ ये इम्पेरिकल फार्मूला है तो उसका मास निकाल सकते हैं। कितना होगा बताइए? कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस क्लोरीन 35 × प्लस 0.5 ऐड कर दीजिए तो 12 और 2 14 और 35 ऐड कर देंगे तो ये 49.5 यूनिट होगा। तो यहाँ लिख देंगे 49.5 डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में तो n का वैल्यू आ गया 2। तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी 2 × एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला लिख लीजिए CH2Cl। कैलकुलेट करेंगे तो क्या फार्मूला आ जाएगा? ये होगा C2 क्योंकि 1 है 1 × 2 तो 2, H 2 × 2 तो 4 और Cl 1 × 2 तो Cl भी 2। तो ये हो गया आपको इसका एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4Cl2 और एम्पेरिकल फार्मूला था CH2Cl। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नहीं समझ में अगर अच्छे से आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला के लिए। पहली बात तो एम्पेरिकल फार्मूला होता क्या है, तो फिर से एक डेफिनेशन, द सिंपलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। निकलता कैसे है तो परसेंटेज दिया रहता है उससे कैलकुलेट करते हैं। अलग अलग कॉलम बना लेते हैं, सिंबल, मॉलिक्यूलर मास, परसेंटेज, मोलर रेशियो और सिंपलेस्ट रेशियो। जो जो एलिमेंट है उनके सिंबल लिखेंगे, उनका मोलर मास लिखेंगे, परसेंटेज क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर मोलर रेशियो निकालेंगे। कैसे? तो परसेंटेज बाय मोलर मास करके निकल जाएगा। उसके बाद जिसका सबसे छोटा मोलर रेशियो आएगा उससे सबको डिवाइड करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो निकल जाएगा और फिर उसको हम लोग लिख लेंगे। फिर मोलर मास अगर ये दिया रहेगा मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास फार्मूला निकालने को, फिर इसका यूज करेंगे। डायरेक्ट सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला रहा तो यहीं पर छोड़ देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपके स्क्रीन पर भी एक क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा इसको बनाने का। इसी टेक्निक पर बन जाए तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा क्या आया आंसर। सो जितना अगर हो सके तो हम उसको रिप्लाई भी करने की कोशिश करेंगे या फिर इसका सॉल्व आंसर का हम आपको लिंक दे देंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही तक करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट को और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ेंगे जिसमें अलग अलग लॉज हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। तो सारे को हम लोग कंप्लीट करेंगे। आने वाले दोनों लेक्चर जो हैं 9th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा 10th 11th 12th JEE नीट सब के लिए कंपलसरी है। फिजिकल केमिस्ट्री का वो बेस होता है, अगर वो नहीं आए तो फिजिकल केमिस्ट्री का ज्ञान आपका अधूरा रह जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग उसको सीखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।